बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे इंशाल्लाह आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट हम शामिल कर रहे हैं जी। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा जी। बट अभी सूरत हाल ये है कि शहर में आज स्मॉग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग मुतासर नज़र आ रहे हैं जी और आम ही लग रहा है, हर किसी का गला ख़राब है, हर किसी का गला ख़राब है। ये चाय का कप हाथ में देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से माहिरीन ये कह रहे हैं कि वार्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्मॉग बहुत ज़्यादा शिद्दत से आने वाले दिनों में होगी और बारिश ही इसका एक वाहिद हल है। ऑल दो हुकूमती काविशों का जहाँ हम जिक्र करें, मैंने कल कहा कि स्मॉग गन मुझे शहर में 2 जगह पर नज़र आई थी, बट आज जिस तरह से शिद्दत है तो आई डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ जिस इलाके में स्मोक गन्स होती हैं वहाँ पर थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो जाती है। अदरवाइज़ जो है वो आज तो फॉग वाला समा लग रहा है शहर में, तो हालात आगे जाके जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने वाले हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ पैच ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको एक्चुअली लगता है कि स्मॉग बहुत ज़्यादा है। वहाँ फैक्ट्री एरिया भी हो सकता है, गाड़ियों का धुआं भी ज़्यादा हो सकता है। ये 3-4 मल्टीपल रीज़न है। समरा इस वक्त बाहर मौजूद है, वो हमें बताएंगी जी सूरत हाल वहाँ पर क्या है। जी समरा बताइए, ओवरऑल शहर में आज एयर क्वालिटी की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल अना, अगर बात कर लीजिए तो स्मोक की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इस वक्त भी लाहौर ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, और लाहौर जो है वो इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। और AQI की शरह की बात की जाए तो इस वक्त 540 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो सूरत हाल कोई खातिर ख्वाह अच्छी नहीं है, क्योंकि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर AQI की शरह 800 से भी तजावुज़ कर चुकी है। और अगर आपको बताते चले तो इस वक्त सांधा रोड के अतराफ में AQI की शरह 890 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि FC के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 784 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से सईद मरातब अली रोड के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 752 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि कैंट के अतराफ में AQI की शरह 680 रिकॉर्ड की जा रही है। और इसी तरह से मॉडल टाउन में 641 और इकबाल टाउन में 639 और शादमान में AQI की शरह 640 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज सुबह और रात के औकात में फिजाई आलूदगी कोई बारिश के इम्कान भी हैं फिलहाल 1-2 दिनों में आने वाले या नहीं? आना बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से फिजाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने में नजर आ रहा है, क्योंकि जो आलूदा ज़रात हैं वो ज़मीन पर मौलिक होने की बजाय जो है वो ज़मीन के गिर्द जमा रहते हैं, जिसकी बायस जो है वो फ़िज़ा में आलूदा ज़रात PM 2.5 और PM 10 मौजूद हैं, जो कि अब इंसानी सेहत के लिए जो है वो खतरे का बायस बन रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि सुबह ऐसे ही है समझा। चलिए आप अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छी चीज़ है, आपने मास्क पहना हुआ है, बट मास्क के साथ भी बोली करना, जब आप बोल रहे हैं ऑब्वियसली सांस लेंगे तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में हैं वो सांस के साथ तो जाएंगे। आप लोग भी अपना ख्याल रखें जी। जो बाहर लोग हैं, बाइक्स पे लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है उनके लिए मुश्किल है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, इमरान यूनुस और दुर्र नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहली गाड़ी लिखा हुआ, पहली खबर की तरफ ही चले जाते हैं। बगैर स्टिकर गाड़ियाँ जो है 15 नवंबर से बंद की जाएंगी। इमरान यूनुस साहब, गाड़ी को स्टिकर लगाए? जी बिल्कुल। अभी दुर्र ने आपसे मैं वही चीज़ डिस्कस कर रहा था कि महकमा माहौलियात ने कैंपेन जो है ये कुछ माह कबल शुरू की थी और वो टाइमली शुरू कर दी गई थी। बहुत अच्छी बात है, हम महकमा माहौलियात की इस कारकर्दगी को सराहते हैं कि इन्होंने बिल्कुल ऐसे बेशतर इन्होंने तालीमी इदारों में और मुख्तलिफ जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर इन्होंने अपनी व्हीकल्स जो हैं वो तैनात की और सैटरडे संडे को भी तैनात की। अमला सैटरडे संडे को भी तैनात रहा और रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो अपने स्टिकर्स जो हैं लगवाती रहीं। देखें, मैं यहाँ पर बात करूँ कि जिन गाड़ियों को स्टिकर्स लगे वो डोमेस्टिक यूज़ की थी, घरेलू इस्तेमाल की थी, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक, ये मेरी अपनी राय है कि माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह जो है, चले इंडस्ट्री वगैरह उसको साइड पे करें, हम रोड पे चलने वाली गाड़ियों के हवाले से हम बात करें तो जो हमारी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो हमारी हैवी ट्रैफिक्स है, जिनमें अगर आप बात कर लें आपकी ट्रॉलियां हैं, आपके ट्रक्स हैं, आपके कंटेनर्स हैं, तो आपको ज्यादा स्मॉग आप नजर यकीन जाने आप अभी भी किसी भी ट्रक या लारी के पीछे गाड़ी लगाएंगे ना, तो आपका, हालांकि आपकी गाड़ी के अंदर AC लगा होगा या आपने शीशे बंद भी किए होंगे, तो आपका अपनी गाड़ी के अंदर जीना महाल हो जाएगा। सही कह रहे हैं। उन गाड़ियों को स्पेशल चेक करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन की ज़रूरत है। मैंने तो वही दुर्र नायाब से मैं यही बात कर रहा था कि मैंने तो ये 2-3 माह पहले जो है
इस मुहिम का हिस्सा बन गया था और स्टिकर्स वगैरह जो है वो हासिल कर लिए थे और मैंने अपने घर की तमाम गाड़ियों की चेकिंग बाकायदा करवा के एक गाड़ी को जो है वो उन्होंने मसला बताया था, तो वो हमारे ही लिए फायदा था। उन्होंने कहा था आपकी गाड़ी की भी लाइफ बढ़ जाएगी तो आप ही लोग भी और आपका शहर और आपका माहौल जो है वो भी साफ सुथरा रहेगा। तो हमने तो ये चीज़ जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। और रही बात ये कि बड़ी गाड़ियों को, इस वक्त बड़ी गाड़ियों को चेक करने की अशद ज़रूरत है। शहर के अंदर रात के वक्त जो हैवी ट्रैफिक आती है, लोग तो करा रहे हैं कमर्शियल यूज जो गाड़ियां हो रही हैं, रात के वक्त जो हैवी ट्रैफिक आपके शहर में दाखिल होती है, स्पेशली मुल्तान रोड पे या कैनाल रोड पे, पूरी कैनाल पे, उसको चेक करने की जरूरत है। उनको चेक नहीं किया जा रहा। ये एग्जॉस्ट टेस्ट लाजमी करार दिया गया, ये क्या है? अच्छा जी, ये उनके पास एक आला है। अच्छा, वो पीछे साइलेंसर की जो एग्जॉस्ट होता है ना, जब आप रेस मारते हैं थोड़ा सा, तो वो जो धुआं निकालता है ना, एक्चुअली उसी के अंदर ही पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अगर वो कच्चा धुआं मार रहा है, पक्का धुआं मार रहा है, गाढ़ा ब्लैक रंग का धुआं है या बिल्कुल सफेदी माइल जो है वो धुआं है। अच्छा, ये ज्यादा पुरानी गाड़ियों का मसला होता है कि नई गाड़ियों में भी इशू होता है? बहुत जरूरी नहीं है। अच्छा। इसमें जो असल फैक्टर है ना, जिसको शायद नजरअंदाज किया जा रहा है, वो पेट्रोल का फैक्टर है कि आपका जो गंदा पेट्रोल मार्केट में बिक रहा है, मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशन सारे नहीं, तो फिर मेरे जो मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उधर जाने की जी, जो मिक्सिंग कर रहे हैं, आपका प्योर पेट्रोल नहीं बेच रहे, उसमें मिट्टी का तेल मिक्स कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी कर रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा गाड़ियां भी ख़राब हो रही हैं। गाड़ियां ख़राब होने से वो कचरा, धुआं, पार्टिकल्स जो हैं वो आपके ज़्यादा वो उसके अंदर आपके हवा के अंदर मक्सर हो रहा है। हम बहुत सारे एलिमेंट्स को अभी भी विदाउट अंडरस्टैंडिंग और विदाउट हैंडलिंग छोड़े हुए हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, गाड़ियों की आपने चेकिंग कर ली, आपने उसका एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है उसको भी आपने चेक कर लिया कि इसके अंदर कितनी कार्बन है, कितनी इसके अंदर मुख्तलिफ ऑक्सीजन को मुतासर करने वाले एलिमेंट्स हैं। लेकिन आपने, इमरान ने बहुत अच्छी हाईलाइट किया कि ना आपने कमर्शियल गाड़ियों पर अभी तक 100% इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। दूसरा इसका फैक्टर जो है चिमनियाँ, जो संतों की फैक्ट्रियों की चिमनियों का जो हाल रिंग रोड पे आप देख लें, आपको बुरे हालात हो जाते हैं। हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स में बैठे हैं, हमारी तरफ देख लें कितने बुरे हालात हो जाते हैं। तीसरा एलिमेंट जो मैंने आपको कहा है कि जहाँ से ये एक फ्यूल 2 नंबर किस्म का मिक्स फ्यूल निकलता है, उसमें एक स्मगल फ्यूल, ईरानी फ्यूल जिसे कहा जाता है, वो निकलता है, उस पर चेकिंग ज़रूरी है। वो तो आपकी अच्छी भली नई गाड़ियों को बड़ा गर्क कर देती है। अब जो अमीर लोग हैं, जो बहुत अफोर्ड करते हैं, वो तो अपनी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलवा लेते हैं एहतियातन। बिल्कुल एक ट्रेंड बन गया है कि जी मैं तो अपनी गाड़ी में हाई ऑक्टेन यूज़ करता हूँ, तो अपनी गाड़ी को सेफ रखने के लिए कर लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो आम लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल डलवाना है, वो कच्चा पक्का पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसमें मिट्टी का तेल मिक्स है। ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है चेक करना जाकर? क्वालिटी ये लेबर डिपार्टमेंट, महकमा इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है और महकमा लेबर की है। स्पेशली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ना, उसके हवाले से हम बात करें, ये बेसिक जिम्मेदारी तो उसकी है। हमारा, अच्छा, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं सुना कि जाके भला करे, मैं कुछ किया ही नहीं ऐसा। हमारा महकमा इंडस्ट्री, सुनने में आपको ये लगता है कि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं। दुर्रे ने आपने बिल्कुल ठीक बात की कि लेबर डिपार्टमेंट के भी जो है बेसिक काम जो है वो महकमा इंडस्ट्री के अंदर, वो ओज़ाना पैमाइश वाला विंग, अल्लाह आपका भला करे। महकमा इंडस्ट्री जो है वो करता क्या है, यही ओज़ाना पैमाइश वाला विंग जो है ना, वो क्या करता है, वो पेट्रोल को जो जाकर चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो स्टाफ को भी चेक करते हैं। इसके अलावा उनकी बेशुमार ऐसे वो इंडस्ट्री को भी चेक करते हैं। उसके बाद वो लेबर को भी चेक करते हैं। मैंने आज ये चाइल्ड लेबर को भी चेक करते हैं। मैंने इतना साल हो गए पेट्रोल डलवाते कभी नहीं देखा। एनजीओज को भी, जाली और रजिस्टर्ड जो एनजीओज हैं उनको भी चेक करते हैं। दुकानों, स्टोर के अंदर जो आपके वेट मेजर्स पड़े होते हैं ना, वट्टे जिनको कहते हैं, वो भी चेक करते हैं। वजन को जो चेक करना है वो भी महकमा इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं है। नाप तोल की जो कमी है, वो चाहे किसी भी सेक्टर से रिलेटेड है, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड है, वो महकमा इंडस्ट्री ने देखनी है। लेकिन आपको कभी भी उनकी प्रेस रिलीज भी जारी हो, मुझे नहीं पता था ये इनकी रिस्पांसिबिलिटी है। आम लोगों की ऐसा ठंडा महकमा है, इमरान ने ठीक है। मुर्गी का गोश्त अगर कम बिक रहा है, ज्यादा बिक रहा है, वो भी इन्होंने चेक करना है। कभी काम करते नजर आए हो तो किसी को पता हो ना कि ये महकमा है। हमने तो ये बीट की है, हमें इसलिए पता है। आधे लाहौर को तो ये पता भी नहीं होगा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो नाप तोल पे नजर रखता है। उसका काम है मेजरमेंट और वेटेज जितनी भी हो रही है। हम तो बस अमानत ख़यानत के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन जिन इदारों का काम है उनकी कारकर्दगी ना हमें नजर आई है और ना ही वो उस तरह अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना रहे हैं। इधर तो 50% वेट पूरे नहीं निकलने, चाहे रेडी हो, चाहे जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, अगर उनके वेट आप जिससे वो तोलते हैं, अगर आप उनका ही सिर्फ स्क्रीनिंग कर लेना, वो ही मिसमैनेज होंगे वहाँ पे, उनकी वेट पूरी नहीं होंगी, नाप तोल में कमी है, तो प्रॉब्लम है ना। अब डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा। अब तो बहुत सारे लोगों ने वो डिजिटल रख लिया है, उसमें भी धोखेबाजी हो जाती है। 2 नंबर ही है।
आप उसके अंदर भी धोखा होता ही है। डिजिटल का भी हम बता देते हैं। डिजिटल का ये है कि वो बिल्कुल एक प्लेट होती है, ठीक है। अगर आप उसके सेंटर में रखेंगे तो वेट वो पूरा आएगा। अगर थोड़ा सा आप कुछ इंचेस आप थोड़ा पीछे करके वेट रखेंगे तो वो ज्यादा आएगा, या आगे करके रखेंगे तो वो कम आएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये उनको पता है जो वो इलेक्ट्रॉनिक कंडा यूज करते हैं। आम सारिफ आप मैं गए, हमें क्या पता कि जी हमने कोई 2-3 किलो 5 किलो कोई चीज अगर ले ली तो हमें क्या पता, उसने तो उस पर रखा, ये देखें जी आप, ये देखें ये। और पेट्रोल पंप्स पे इतना डिजिटल मैकेनिज्म जो स्कैम आया हुआ है आजकल कि वो अपने फिलिंग स्टेशन जो होते हैं ना जिनसे पेट्रोल डाला उनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी, वो फ्यूल की जो है ना वो रोक होना और चलाना वो रिमोट कंट्रोल से उसकी जो है ना ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। हम तो बस दूर से देख हम दूर से बैठे हैं, मीटर ठीक चल रहा है, घूम रहा है, डिजिटल पॉइंटिंग चल रहे हैं, वो सब कुछ ठीक हो रहा है। उसके अंदर इतना डिजिटल मैकेनिज्म एक बेनकाब हुआ है कि उसमें रिमोट सेंसिंग से वो सारा चीज़ कंट्रोल करते हैं। और सारे पॉइंट्स में से कोई 1-2 पॉइंट रखे होते हैं उन्होंने, सारे नहीं होते, रैंडमली। तो उसके अंदर वो हेर फेर करके अपना नफा नुकसान काफी पूरा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा। ये ट्री वॉशिंग मुहिम शुरू की गई है। दुर्रे नायाब, मैं जब सुबह ये पढ़ी थी तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि पानी का ज़िया नहीं होगा ये। नहीं, लेकिन ये एक तरह से अच्छा भी है। अगर आपके पौधे जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, अगर वो पूरी तरह ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए ही इस काबिल नहीं होंगे, इतनी मोटी लेयर। लेकिन सॉरी, मैं दुर्रे ने आपकी बात काट रहा हूँ, मैं चाहूँगा दुर्रे ने आप इसको कंटिन्यू करें। ये मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पौधों को और ये ग्रीन बेल्ट्स को पानी लगाया जाता है, पार्कों में जो पानी लगाया जाता है ना, ये हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं वो फ्रेश वाटर उसमें नहीं यूज करते, वो बेसिकली नहरी पानी जो है ना उसको यूज किया जाता है। ठीक हो गया, ठीक। वो लाहौर कैनाल के अंदर से पानी को मुख्तलिफ उन्होंने जगहों पे बॉजर्स लगाए हुए हैं, वहाँ से पानी उठाते हैं और वो छिड़काव के लिए या पौधों को। अब ये वॉशिंग इस साल ज़्यादा शुरू की गई है, पिछले साल नहीं थी। उसकी वजह यह है कि स्मॉग के एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ इश्यूज़ पे काम किया जा रहा है और इन्वायरमेंट जहाँ बहुत अच्छे काम कर रहा है वहाँ मुख्तलिफ चीज़ों में सोच भी रहा है। सोच और इम्प्लीमेंट के दरमियान भी सफ़र हो रहा है कि अगर आज उन्हें हमारे प्रोग्राम में कुछ ही बात लगे कि हो सकता है कल वो आपको इम्प्लीमेंट होती नज़र आए। पौधों की सफाई, पौधों की काट छांट, पौधों की धुलाई बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पत्ते, क्योंकि आपको पता है ना ये पत्ते जो होते हैं यही वहां से अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन का प्रोसेस साफ होंगे। ऑब्वियसली जब आपके दरख्त और आपके पौधे जो हैं वो साफ होंगे तभी वो आपके माहौल को बेहतर बना पाएंगे। और ये भी चीज अच्छी है कि आंखों को भी वो चीज अच्छी लगती है। जब भी आप कैनाल रोड पे या कहीं भी बिल्कुल आपको ग्रीनरी नजर आएगी तो वो ज्यादा अच्छी आएगी, बजाय ये कि डस्ट नजर आए। डॉक्टर जावेद अकरम की स्टेटमेंट मेरे सामने कह रहे हैं शुगर, ब्लड प्रेशर और जो हम बार बार कह रहे हैं ना जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उनके लिए ये मौसम जो बड़ा खतरनाक है। तो खास तौर पर छोटे बच्चों को जो लोग बाइक पे आगे बिठा के लेके जा रहे होते हैं, प्लीज वो ये मत करें कि आप थोड़ा सा बाहर से कुछ नाश्ता पकड़ने गए हैं, सब्जी पकड़ने गए, बच्चे को आगे बिठा लिया। बहुत खतरनाक है ये छोटे बच्चों के लिए। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, किसी को नहीं, हम वो भी पहले देख रहे। सेकेंडली वो लोग बड़ी एज के लोग जो बीमार है वो भी बाहर निकलने से गुरेज करें, उनके लिए भी वेदर जो बहुत खतरनाक है। ये माहिरीन की राय इसीलिए हम आपके साथ शामिल करते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। पंजाब हुकूमत ने अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से गोंद चेक पोस्ट तक 21 किलोमीटर तवील बरकी रोड की असर नौ 3 लेन 2 रोया तामीर और तोसी की मंजूरी दे दी है। दुर्रे नाया जी बिल्कुल, ये रिटर्न अप्रूवल जारी हुई है और मैं समझता हूँ कि उस तरफ के इलाकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 21 किलोमीटर का कंट्रोल जो कॉरिडोर इनका था, इससे पहले इतना अंडर डेवलप था कि आप वहाँ से गुजरें तो आपको लगेगा कि कहीं पे डबल रोड है तो कहीं पे सिंगल रोड है और कहीं पे एक ही रोड आ जा रही है। और उस पर भी अगर आप बहुत सारी सोसाइटीज़ के सामने चले जाएं, मुझे नाम लेने में कोई उज़र नहीं है, पैरागॉन के सामने चले जाएं, साथ ग्रीन सिटी है, उसके आगे तो इतना पानी खड़ा होता है, वहाँ से तो छोटी गाड़ी गुजर ही नहीं सकती। और आगे आप चले जाएं लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, वहाँ पे सिंगल रोड हो जाती है, हालांकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक का लोड है। आगे फिर आप जहाँ रेंजर चेक पोस्ट है BRB नहर के तक,
वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि, और उसके बाद आपको ब्रिज क्रॉस करने के बाद लगेगा कि आप किसी देहात में आ गए। वहाँ तो आगे रोड नेटवर्क ना होने के बराबर है। ऐसे ही। अब ये 21 किलोमीटर है, इसमें आपका अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज, अस्करी 10 वाली इंटरचेंज है, ठीक है जी, उससे आप कंटिन्यू करेंगे और सीधा जो है आप इन सब सोसाइटीज़ को क्रॉस करते हुए आप लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स को क्रॉस करते हुए, लेफ्ट साइड पे आर्मी शूटिंग क्लब है उसको क्रॉस करते हुए, फिर DHA फेज 6-7 की तरफ रोड निकल रही है उसको क्रॉस करते हुए आगे गुंदी चेक पोस्ट तक जाएंगे। 3 लेन ड्यूल कैरिज वे, दोनों साइड पे फुटपाथ, ड्रेन नेटवर्क, न्यू लाइट्स, हर चीज़ होगी और उसमें लाहौर की उन आबादियों को भी सहारा मिलेगा जो सराउंडिंग और देहात कहलाती हैं। अच्छा। आप अब बरकी और बेदियां की तरफ चले जाए ना तो ये लाहौर के देहात हैं। अब DHA आ गया वो एक अलग बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन असूली तौर पर वो वहाँ पे देहात कंसीडर होते हैं। अगर बरकी रोड की बात की जाए तो राइट साइड पे तो आपको DHA और मॉडर्न फैसिलिटी नजर आएंगी। लेफ्ट साइड पे जैसे ही आप पैरागन क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे देहात और बहुत ज़्यादा देहाती ज़मीन, फार्म हाउसेज और ये वो आपको बहुत मिलेगा। इस रोड नेटवर्क के बनने से आपको बॉर्डर तक, लाहौर की जो बॉर्डर है यहाँ पे, वहाँ तक बहुत बेहतरीन रसाई मिलेगी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सिर्फ एक शहरी ज़रूरत नहीं, ये एक दिफाई ज़रूरत भी है कि आपके बॉर्डर्स तक, आपकी शहरी आबादियों तक एक अच्छा नेटवर्क, रोड नेटवर्क होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इसमें यहाँ के जो सियासी नुमाइंदीन हैं, अगर तलहा बरकी साहब की बात करें, बाकियों की बात करें, उनका बड़ा कंट्रोल और बड़ा उनका इसमें रोल है कि उन्होंने इसको अप्रूवल कराने में काम की। LDA ने ये प्लान बनाया, LDA ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। डिज़ाइन भी LDA ने नेस्पा के साथ मिलके गया है। 3.3 बिलियन इसकी लागत है। 3 लेन होगी और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 लेन हो जाएगी, जहाँ 1 है वहाँ पे 3 लेन हो जाएगी। 3 लेन अभी तक ये कहीं से नहीं है। अच्छा। तो डेफिनेटली जब ये 3 लेन होगी और गुंजाइश है दोनों तरफ, ठीक है, ये भी नहीं है कि इनको करोड़ों की अरबों की लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी, आसानी हो जाएगी। अगर आपके साथ लाहौर देखें ना, आपको ये अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से इस तरफ एक मॉडर्न लाहौर है तो उस तरफ एक बैकवर्ड लाहौर क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, उनका भी राइट है नहीं, और कि उन पे इस पैसे तरह लगाए से अगर काम होते रहे तो सरकार लगा रही है। अच्छी बात ये है कि किसी अथॉरिटी पे बर्डन नहीं है, पैसे सरकार लगा रही है और लगाने भी चाहिए। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर ये टाइमली कंप्लीट हो जाता है, 9 माह में इसको कंप्लीट होना है, तो डेफिनेटली 1 साल बाद आपको बहुत अच्छा कॉरिडोर फ्राहम करेगी। इमरान, देखें जी, शहरी तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें ना, जब भी कोई नई सोसाइटी बननी होती है सबसे पहले वो उसके रोड्स बनाते हैं ताकि आमदोरफ्त में आसानी हो। अच्छा, बरकी रोड के हवाले से हम बात करें, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर शहर की जो मेन रोड्स हैं वो बहुत बेहतर हो चुकी हैं। बरकी रोड के हवाले से हम बात करें, ये उसी तरह अहमियत का हामिल है जिस तरह आपका मुल्तान रोड है। मुल्तान रोड को आप देखें ना, आपकी इंडस्ट्री वहाँ पर है, आपके बड़े बड़े दफातर वहाँ पर हैं, आपके बड़े बड़े सोसाइटीज़ वहाँ हैं, फैक्ट्रीज़ वहाँ पे। इसी तरह अगर बरकी रोड के हवाले से हम बात करें तो वो, क्योंकि मैंने वहाँ, हम विज़िट करते रहते हैं, हमने देखा है वहाँ पर लोगों के फार्म हाउसेज़ हैं, वहाँ पे लोगों के कारोबार हैं, वहाँ पे बड़े बड़े प्लाजे हैं, बड़ी बड़ी जो है सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। तो बरकी रोड के हवाले से हम बात करें, जिस तरह दुर्रे नियाब ने बताया कि वहाँ पर 2 रोया भी है, सिंगल रोया भी है और तंग रोड्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो रोड जो थे वो पुख्ता थे, ये नहीं थे कि वो टूटे हुए थे। गवर्नमेंट ने उस पर भी काम किया था। हाँ, उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अब ये प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और मेरे ख्याल की इसकी अहमियत को गवर्नमेंट ने समझा है, इसीलिए सिर्फ 9 माह का टाइम जो है वो दिया गया है। और जिस तरह बिल्कुल दुर्रे नियाब ने सही बात की है कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ तक रसाई और जल्द रसाई, मतलब आमदोरफ्त के लिए कम वक्त में पहुँचना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज साहब जो हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, कहते गैर मुनसिफाना टैक्स वसूलियों पर सवाल उठाया गया है। इमरान यूनुस भाई, ये अल्लाह इनका भला करे, यकीन जाने मैं किसी दिन मुलाकात होगी ना तो इनको मैं दोबारा इनका शुक्रिया अदा करूंगा। हमेशा वो बात ऐसी करेंगे जो आम आवाम की बात होगी। अच्छा, टैक्सेस के हवाले से हम बात करें, अभी भी आप कोई भी चीज़ उठा लें, अब मैं फिर हम बिजली के टैक्सेस पे आ जाएं तो हमेशा उस पर्चे में, वो जो पर्चा आता है, मैं बिल नहीं कहूँगा, वो जो पर्चा आता है ना आपका, कि जिसमें आपने ना एडमिशन लिया ना आपने उसकी कोई तैयारी की, लेकिन वो पर्चा आपका हिसाब किताब का आपके घर पहुंच जाता है कि भाई आपने जो मीटर खरीदा आपने उसका भी टैक्स देना है, रेंट देना है उसका, ठीक है ना, आप पैसे दे के मीटर खरीद रहे हैं, आप उसका भी रेंट दे रहे हैं। फिर बिजली जो है, जो ग्रिड स्टेशन से खंबे तक जा रही है, उसका भी टैक्स आपने देना है।
फिर वो उस ट्रांसफार्मर से जो बिजली मीटर तक आ रही है उसका भी टैक्स आपने देना है। तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट जो है ना वो गैर मुनसिफाना टैक्सेस जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये देखें कि एक ऐसा बंदा जो कि गवर्नमेंट में भी रहा है, ये वजीर भी रहे हैं और कई अहम जिम्मेदारियां इनके पास रही हैं, उस दौर में भी हमेशा इन्होंने आम आदमी की बात की। आप कभी नहीं ये देखेंगे कि इन्होंने अशराफिया की बात की हो, इन्होंने हमेशा मजदूर तबके की बात की, इन्होंने हमेशा आम आदमी की बात की, इन्होंने इंडस्ट्री की तरक्की के लिए बात की और मईशत की बेहतरी की बात की। क्योंकि ये लोग वो हैं जिनको कोई भूख नंग नहीं है कि जिनका ये कि हम माल बना लें, हम ये कर लें। आप जब भी मिलेंगे ये हमेशा ऐसी ही बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को सीरियस ले और ऐसे बंदों को अपने जो थिंक टैंक्स हैं उनमें शामिल करें कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या बाकी जो ममालिक हैं वो हमारे साथ हैं, हम पर एतमाद कर रहे हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बैरूनी इन्वेस्टमेंट तब ही आती है जब आप उनको साजगार माहौल देते हैं। जब आप मुख्तलिफ टैक्सेस उन पर आयद कर देंगे तो फिर उन लोगों ने कहाँ बिल्कुल इन्वेस्ट करना। अच्छा, गौहर एजाज साहब जो है ना वो एक सिंगल आवाज़ नहीं है, वो उन तमाम ताजरों की आवाज़ है, वो उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले तमाम मजदूरों की आवाज़ है और उन ख़ानदानों की आवाज़ है। उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है, आज भी वो बाकायदा एक असर सूख रखते हैं। और चीफ प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर की जो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी मौजूद है और मुआशी तरक्की के लिए बहुत सारी तजावीज़ आती हैं, उसके भी वो मेंबर हैं। वहाँ पे भी वो बात ये करते हैं, आज भी बात करते हैं। और मैं आपसे हमेशा ये बात करता हूँ कि वो ब्यूरोक्रेट जिसको टैक्स नहीं पता, जिसको फाइनेंस नहीं पता, जिसको इकोनॉमिक्स नहीं पता, वो पॉलिसी क्यों बनाता है? मेरी तो बात ही यहाँ से स्टार्ट होती है। एक ब्यूरोक्रेट जिसने कभी स्टेथोस्कोप नहीं पकड़ा, जिसको ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना आता, आप उसको मैनुअल ब्लड प्रेशर चेक मशीन दे दे, वो चेक करके दिखा दे तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वो आपको बता रहा है कि जी हेल्थ कैसे चलाना है। एक वो बंदा जो खुद अंडर ग्रेजुएट है, लोकली पढ़ा है, वो आपको तालीम पे पॉलिसियाँ बताएगा। क्यों भाई? मैं तो इस चीज़ों पे आपको हमेशा कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। जिसका काम उसी को समझे, हैरान बल्कि परेशान लम्हा फिक्रिया है। अब गैर इंसाफी की बात करते हैं, उनका विजन ही इतना शायद नहीं है कि वो इंसाफ के तराजू को तोलें कि मैं अगर इमरान पे या अवाम पे या किसी पे भी ये टैक्स इंपोज कर रहा हूँ तो क्या ये जस्टिफाइड है? पूछना चाहिए कि कोई लेजिटिमेट है ये? किसी फोरम से आपने लेजिटिमेट इसको अप्रूवल करवाइए। आप इसको पार्लियामेंट में लेके गए, बहुत सारे SROs निकाले जाते हैं जिसपे अरकान असम्बली भी चीखते हैं। ये बात नहीं है कि वो बतौर वो भी अवामी हलकों से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी वोट लेना है, उन्होंने भी जाना है, वो लोग भी चीख रहे होते हैं कि यार ये किस चीज़ का इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। अब मैं गाड़ियों की पॉलिसी चेक कर रहा था, पिछले दिनों इन्होंने वो पॉलिसी दी, अब वो पॉलिसी जो है ना वो दरमियान में लटकी हुई है। किसी ने गाड़ी इंपोर्ट करनी है, किसी को समझ नहीं आ रही कि हम इंपोर्ट कर लें ना कर लें। वो एक SRO जो निकालने की बात की जा रही थी वो बीच में लटका हुआ है। सुना है आप प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर बड़ा एक्शन ले रहे हैं, लोगों की जो है वो एतराज़ात सामने आए तो उसको उन्होंने रोक दिया। अच्छी बात है, रोका है कि उस पर एक डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, एक समझ बूझ की ज़रूरत है। लेकिन होगा फिर वही जो कि ये ब्यूरोक्रेसी उनको जिस डगर पे लगा देगी। और मैं फिर यही कहता हूँ कि आपकी मशयत कहाँ, आप बैकग्राउंड देखें। अब गौहर साहब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये भी बात करते नजर आएंगे कि हमारे तो मुल्क को चला ही वो रहे थे और टैक्सी वो बना रहे थे या जो चीज़ें वो कर रहे थे जिनका अपना कोई बैकग्राउंड ही नहीं था उससे रिलेटेड। आपका अगर कोई बैकग्राउंड है तो वेलकम, आप बिल्कुल आएँ, अपने तालीमी और तजर्बे जो आपकी कारकर्दगी उससे साबित करें कि हम मुल्क में बेहतरी क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम सुने तो सही ना। यहाँ पे आप सब ये इस बात की गवाही देंगे कि ताजरों को तो सुना भी नहीं जा रहा। यहाँ पे जो लार्ज टैक्स पेयर है या इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उस बेचारे को तो किसी खाते में नहीं लाया जा रहा। ऐसे ऐसे ऑडिट उन पर डाले जा रहे हैं कि वो निकल ही नहीं पाते। ऐसे ऐसे खानों का इजाफा किया जा रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका एक फिस्कल ईयर में एक पोर्टल पे एक चीज़ हो जाए और 30 सितंबर तक आपने वो जमा कराना हो, लेकिन अचानक 10 दिन पहले एक पोर्टल में खाने का इजाफा हो जाए? कभी आपने ऐसा भी हुआ कि 30 सितंबर से पहले एक खाने का इजाफा हो गया जी कि अब आप ये करेंगे? कभी आपने ये देखा है कि आप एक प्लॉट लेने जा रहे हैं, इमरान बेच रहा है, मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन हम दोनों अपनी बैंक स्टेटमेंट भी जमा करा रहे हैं? भाई बिल्कुल, बैंक स्टेटमेंट किस चीज की? जब हमने अपने खाते फाइनल करके आपको सारा एक एक अकाउंट, एक एक डिटेल आपके खाते में डाल के एफबीआर को दे दी है, तो मैं और इमरान अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट क्यों प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में दें? मतलब कि मैं तो आपको इतनी बात कर सकता हूं कि घंटा लग जाएगा। ऐसे ऐसे नाइंसाफियां हो रही हैं
कि जिसकी वजह से लोग डर गए। तो फिर ये आवाज वाकई आपने ठीक कहा, तो लोग पैसा कहाँ निकाल रहे हैं, फिर बहुत खानदानों फिर लोग पैसा कहाँ निकाल रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रहे? आप ये तो बड़ी बात करें कि लोग पैसा नहीं निकाल रहे, लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, आप इस चीज पे नहीं आते कि लोोग पैसा क्यों नहीं निकाले, लोग पैसा क्यों बाहर लेके जा रहे हैं, इसकी क्या है? एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात है कि गौहर एजाज साहब ने कम से कम एक ठहरे हुए पानी में पत्थर तो फेंका है ना, शायद कुछ इर्ताश पैदा हो तो किसी को समझ आ जाए कि यार कि ज्यादती हो रही है। चलें जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इंसदाद तजावुजात टीमों ने 396 तजावुजात का खात्मा किया। हर रोज़ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हर रोज़ इतनी तजावुजात ख़त्म हो रही हैं, बट सवाल ये है कि वो तजावुजात जो दोबारा से आ जाती हैं उनके लिए ऑपरेशन एक जगह पे हुआ, दोबारा उसी जगह पर आप कब आते हैं, कितनी देर बाद आते हैं इमरान यूनुस? अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि ये कच्ची हैं या पक्की हैं, लाइक मूवेबल है या ये मिली जुली होती हैं वैसे। अच्छा, अभी आप यकीन जाने लाहौर का दोबारा से बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया और वो कौन कर रहे हैं? वो रेडियो वाले कर रहे हैं। आप समनाबाद, अलामा इकबाल टाउन, फिरोजपुर रोड, ये जितने एरिया हैं, सब्जाजार, ये तमाम एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप यकीन जाने ऐसे जैसे वहाँ पर हुकूमती रिट है ही नहीं। वहाँ पर ये जो मूवेबल इंक्रोचमेंट बनाने वाले, कायम करने वाले लोग हैं, ये मेरे ख्याल से वहाँ पर हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। वहाँ पर टाउन इंतज़ामिया तो आपको नज़र नहीं आती। मैं सिर्फ इन एरियाज़ की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेली यहाँ से गुजरता हूँ। समनाबाद है, अलामा इकबाल टाउन है, सब्जाजार है, ये तमाम एरियाज़ जो हैं आप यकीन जाने गुजरने की जगह नहीं होती। और स्पेशली LOS नाला जो है उसके हवाले से अगर हम बात करें, वहाँ पर मॉडल रेडी बाज़ार तो बनाया गया, वो रेडियाँ इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट ने वहाँ पर फ्री रेडियाँ दी ताकि रेडी बाज़ार लगे। अच्छा भाई, वहाँ पर जो रेडियाँ लगी हुई हैं उनकी तादाद तकरीबन 60 के करीब है और वहाँ पर आप शाम को जाएँ आपको 200 रेडी वैसे नज़र आएगी कि मुश्किल से आपको वहाँ पर गाड़ी निकालने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। असल ये वजह है, असल वजह ये है जो इंक्रोचमेंट, फिर ट्रैफिक रश जो है वो भी इसी चीज़ का बायस बनता है। ये मेरे ख्याल से तजावुज़ात जो ख़त्म की गई होंगी, ये वही कोई थड़े वगैरह मसमार किए होंगे, ऐसे ये चीज़ें की होंगी, तो बड़ी अच्छी बात है। अभी भी डिपार्टमेंट जो हैं वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या इंक्रोचमेंट सेल जो हैं वो जा रहे हैं बाज़ारों में, उनको तनबीह भी कर रहे हैं, लेकिन जब वो जाते हैं ये इनकी गाड़ियाँ दूर से देख के वो अपना सामान उठा लेते हैं, कोई मार्केट में ले जाता है, कोई दुकान के अंदर लेके जाता है, जब वो वहाँ से गुजरते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर लगा लेते हैं। अच्छा, जहाँ पर इन्होंने कैंप लगाए हैं, जहाँ पर कैंप लगाए हैं वहाँ कैंप तो लगे होंगे लेकिन आपको अंदर बंदे नहीं नजर आएंगे। रजिस्टर पड़ा होगा लेकिन रजिस्टर पर कोई शिकायत दर्ज करने वाला, करवाने वाले मौजूद हैं, करने वाला मौजूद नहीं है जिसने वहाँ पर नोट डाउन करना है। तो ये एक दोबारा फॉलोअप मुहिम जो है दोबारा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि लाहौर, हम वज़ीर आला साहबा को ये कहना चाहते हैं कि लाहौर दोबारा से इंक्रोचमेंट की ज़द में आ रहा है। नजर आई थी हमें तजावुज़ात के हवाले से, अब वो भी थोड़ा सा भाई वो क्या करते हैं, वो भी सुन ले, सॉरी वो भी सुन ले, वो क्या करते हैं, वो एक गाड़ी पे आते हैं और उन्होंने सायरन बजाना है। अच्छा, ये चीज़ मैंने खुद देखी है और मैंने 3 दिन पहले देखा है कि वो जनाब इकबाल टाउन में आए हैं, मैं भी गाड़ी में से गुजर रहा था, उन्होंने सायरन देना शुरू किया कि भाई हम आ गए हैं। लोगों ने यही किया, आप यकीन जाने वो बाजार थोड़ा ऐसे था, उन्होंने अपने सामान उठाए हैं, बाजार ऐसे हो गया। अच्छा, मैं खड़ा रहा, मैंने कहा चलो मैं समोसा खा लेते हैं, मैं और समोसा खाना शुरू हो गया। जितनी देर में मेरा समोसा खत्म हुआ भी नहीं है और वो गाड़ी चली गई और वो बाजार दोबारा ऐसे हो गया। मैंने ये यानी वो ड्यूटी अपनी पूरी करके चले जाते हैं दुरे ना। अच्छा, मैं तो हमारे कैमरामैन की शादी थी, मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ अंजुम की, तो किस जगह? ये रेलवे स्टेशन गढ़ी। मैं वहाँ से निकला, जैसे मैं निकला हूँ तो इत्तेफाक से मैं ये लंडा बाजार के सामने और वो जो हाजी गम, वहाँ पीरा वाले खड़े थे, लेकिन वो खड़े थे बस। अच्छा, अब वो खड़े थे। अच्छा, वहाँ तो बहुत रेडियाँ लगी होती है, हाँ वो भी रेडियाँ भी लगी हैं, वो भी खड़े थे, तजावुज़ात भी थे। अब वो खड़े सोच रहे, मैं भी अब 2 मिनट गुजरते देख रहा था यानी क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रेजेंस शो की हुई थी। वही इमरान वाली बात कि कहीं चले जाएंगे तो सायरन मारते रहेंगे बस, या कहीं होंगे तो मैंने अपनी आंखों से देखा। पर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब थी, ये तकरीबन 7:30-8 बजे की बात है, मैं भी वहाँ से गुजरा था। तो ये बहुत कंजेशन वाले पॉइंट्स हैं और उसमें रात को 8 साढ़े 8 बजे भी इतनी कंजेशन थी, तो सोचे पूरा दिन पीक आवर्स में कितनी होती होगी। मुझे वहाँ से टर्न लेके बोर्ड वाला चौक से जैम, मुझे बोर्ड वाला चौक से टर्न लेके वापस मुंह मेरा शिमला पहाड़ी की तरफ करना था। मुझे लग पता गया कि मैंने कैसे मुड़ना है वहाँ से, ठीक। तो इतनी बुरे हालात हैं। अब कंजेशन वाले पॉइंट्स को कैटेगराइज करने की ज़रूरत है।
सेमी कंजेशन वाले पॉइंट्स को सेकंड कैटेगरी में जाने की ज़रूरत है। जो ज़रा ओपन स्पेसेस है जहाँ पे मार्जिन हो सकता है, चले वहाँ तो आप उनको वार्निंग दे के मार्जिन दे दें, लेकिन जहाँ पे मार्जिन ही नहीं है, जहाँ पे एक एक गाड़ी लाइन से गुजर रही है, उसके बाद गुंजाइश ही नहीं है, तो वहाँ क्या करेंगे? तो पीरा को स्ट्रेंथ कर दिया, नई गाड़ियाँ, नई यूनिफॉर्म दे दिए, अच्छा उनको दे दिया, तो अब उनको काम भी देने की काम भी करना चाहिए। चलिए जी, इस पे बात करेंगे मजीद भी, अभी ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, फिर वापस आएंगे शो में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर की तरफ आ रहे हैं। नशावर अद्वियात की फरोख्त पर 50 मेडिकल स्टोर जो हैं उन्हें सील किया गया है। अच्छा, मैं नाम ज़रा आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। केयर प्लस, यूनस फार्मेसी, सुहेल मेडिकल स्टोर, इसके अलावा जी प्लस फार्मेसी नश्तर है, जैदी मेडिकल स्टोर है। मतलब ये क्या कोई लाइसेंस वगैरह लेकर खोले जाते हैं? अपने नाम से हर किसी ने तो देखिए, जब हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करते थे, चूँकि दुरनया भी करते रहे हैं, मैंने भी एक अरसा जो है वो की है, तो बाकायदा तौर पर वहाँ पर इनकी सुनवाई जो है वो होती है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो कार्रवाई जो है वो करते थे, और वहाँ पर जब सुनवाई होती थी तो हम उसमें मौजूद होते थे। चूँकि हमने बीट थी हमारी और हमने सब चीज़ों को देखना होता था, तो हम बड़ा क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर करते थे। अच्छा, होता इस तरह है कि मुख्तलिफ जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, कोई भी मेडिकल स्टोर जो है वो विदाउट NOC के नहीं ओपन हो सकता। ये पूरे शहर में यही एग्जांपल जो है वो नज़र आती है हमें। अच्छा, मेडिकल स्टोर करते क्या हैं, वो हमेशा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, ये जो नशा आवर अद्वियात की बात हो रही है ना, ये पेशेंट यूज़ करते हैं। कोई नींद की होती हैं, कुछ गुनूदगी की होती हैं, बट स्टिल ना आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन भी तो होनी चाहिए, जो है ना वो होनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो देते हैं। कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं कि जो वाकई ममनुआ होती है कि हर मेडिकल स्टोर जो है वो नहीं रख सकता। ये मेडिकल स्टोर जो है वो भी रखते हैं, और फिर ये करते क्या है, वो किसी बड़े ब्रांड की नहीं होती, वो किसी ने ऑल्टरनेट बनाया होता है और फिर ये सस्ते दामों जो है वो उसको फरोख्त कर देते हैं, हालांकि जो नहीं देनी चाहिए। और जो लोग नशे के आदी होते हैं वो ये चीज़ें जो है वो लेते हैं, फिर वो ड्रिप्स लेते हैं, फिर वो किसी ना किसी तरीके से उसको इंजेक्ट करते हैं, और फिर जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, रेड्स होती है, और वहाँ पर ये अद्वियात जो है वो निकल आती है, फिर इनको जुर्माने होते हैं, सीलिंग होती है, फिर इनसे NOC लिया जाता है कि आप दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है वो एक अरसा चलती रही, उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आपको खुद पता होगा, चूँकि आप भी डेली जो है वो खबरें पढ़ती हैं, ये एक्सरसाइज बड़े अरसे बाद शुरू हुई है कि ये खबरें अब आना शुरू हो गई हैं कि अब वो मेडिकल स्टोर जो ये नशा आवर अद्वियात फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। और ये पूरे शहर में हम डेली बेसिस पर देख रहे हैं कि बेशतर मेडिकल स्टोर जो है, इसी खबर में मेंशन है कि 132 मेडिकल स्टोर जो हैं उनके चालान अभी तक हो चुके हैं। चालान इन द सेंस ये है कि उनको सील किया जाता है, जुर्माने होते हैं, फिर उनकी सुनवाई होती है, फिर उन जो भी सज़ा उनको तजवीज़ करनी होती है वो करने के बाद उसको दोबारा डीसील जो है वो किया जाता है, और इसमें 15 दिन 1 महीना जो है वो भी लगता है, अनटिल अनलेस वो कोई दोबारा एफिडेविट नहीं देते कि हम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये प्रॉपर हल तो नहीं ना है। बिल्कुल आपका नहीं, आप ये देखें कि हमेशा के लिए मेडिकल स्टोर जो हैं वो बंद भी होते हैं। ये मैंने माजी में देखा है, आपका नहीं मुझे पता कि अब ये करते हैं कि नहीं करते, लेकिन अगर जिस बंदे को ये डर होगा कि भाई मेरा कारोबार बंद हो जाएगा या मेरे इस नाम पे, मेरे इस ID कार्ड पे दोबारा मुझे मेडिकल स्टोर का NOC नहीं मिलेगा, फिर वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। अच्छा, इसमें देखें, ज़रूरी है आप जब लाइसेंस लेते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए तो उसमें कोई फार्मासिस्ट जो है वो आपका एनरोल होना चाहिए। तो लोग ये करते हैं कि वो कोई आपकी फैमिली में कोई जानने वाला फार्मासिस्ट होता है, उसका लाइसेंस लेकर उसको साथ लगा लेते हैं और वो डिस्प्ले भी कर देते हैं कि कोई ड्रग इंस्पेक्टर आए या कोई टीम आए हेल्थ की तो वो देखे तो कहेंगे जी ठीक है सब। कई अच्छी मेडिकल फार्मेसीज ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, वहाँ पे फार्मासिस्ट वाकई ही होते हैं और उन्होंने यहाँ 3-4 काउंटर बनाए होते हैं ना, वहाँ पे एक उन्होंने फार्मासिस्ट का रखा होता है कि अगर आपने एडवाइस करनी है या ऑल्टरनेट कोई सॉल्ट का करना है, कहते हैं कि ये वाली मेडिसिन नहीं है, उसका ऑल्टरनेट तो वो फार्मासिस्ट आपको बता देते हैं कि जी बिल्कुल ये उसका ऑल्टरनेट ये हो सकता है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो मामलात है ना, ये ज़्यादातर अस्पतालों की इर्द गिर्द छोटी छोटी फार्मेसियों पे होते हैं या कुछ ऐसी छुपी हुई फार्मेसियों पे होती हैं जो आबादियों के अंदर होती हैं, लेकिन वो बदनाम होती हैं, वो बदनाम होती हैं। इलाके में
ये वो शादरा, ये वही इलाके, उन इलाकों में पता होता है कि अगर इस तरह की कोई 2 नंबर किस्म की मेडिसिन चाहिए किसी भी मकसद के लिए, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे और भी मकासद के लिए यूज़ होती हैं, तो वो वहाँ से मिलेंगी। तो वो एक चलती फिरती बात होती है। मेडिकल इंस्पेक्टर्स के, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनको भी पता होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को भी पता होता है। और ये जो बार बार जुर्माना करने के बाद, पर्चे ख़त्म कराने के बाद दोबारा खुल जाती हैं, वो तो अंडरस्टूड है ना, एक छाप लग गई है कि वो आपके रेड जोन में आ गई है कि आपने उसको 100% सर्विलेंस में रखना है, बार बार उसके छापे मारने हैं, चेक करना है अद्वियात क्या हो रही है। अब मुआशरे की जो बेरहरवियाँ हैं, उसके बाद ज़हनी सुकून तो रहा नहीं। लोग ज़हनी सुकून के लिए, जिसको जो सुनता है ना, अगर मैं आपको आज कह दूं कि जी आपको नींद नहीं आती है, इमरान आपको नींद नहीं आती, तो आप ये मेडिसिन ले लें, बड़ी ज़बरदस्त है, आप रात सोएंगे, सुबह उठेंगे, आप कहेंगे कमाल बात है। लेकिन वो अल्टीमेट आपको अंदर से खोखला डैमेज करना शुरू हो जाती है, आपको उस नशे की आदत बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद आप उस दवाई के बगैर ना सो सकते हैं, ना सुकून पा सकते हैं। फिर आप लग गए, फिर काम से चल हो गया। तो बल्कि बहुत सारी जगहों पे तो ये भी शिकायत आई है कि कुछ खाने पीने के मराकज़, कुछ चाय के मराकज़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं कि लोग उसके भी आदी हो जाते हैं कि वो चाय पियेंगे, वो कहेंगे नहीं यार वहीं जाके चाय पीनी है, और दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा पीनी है। तो कुछ खाने के मराकज़ में ऐसे हैं कि वो लोगों को इम्यून करते हैं कि वो हमारे तरफ आए। बहरहाल ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, हेल्थ डिपार्टमेंट तो कर ही रहा है, फूड अथॉरिटी भी बहुत चेकिंग कर रही है, लेकिन इसको रोकना नामुमकिन है। ये रोकना तभी मुमकिन है जब शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बट मुझे तो यहाँ पे ये देखे ना, ये तो नशावर अद्वियात के साथ इनकी तो अद्वियात पे भी क्वेश्चन मार्क है, ये अच्छी क्वालिटी की हैं भी या नहीं। यहाँ तो अद्वियात भी फिर सब स्टैंडर्ड होंगी, कभी किसी ने वो भी नहीं चेक। यकीन जाने, मैं अक्सर तो काफी दुखी है, बल्क में चीज़ लेनी हो ना, तो मैं अक्सर शाल में चला जाता हूँ। आप यकीन जाने, शाल में चूँकि बहुत बड़ी है, वहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उस चीज़ से रिलेटेड प्रॉपर एक मार्केट है। आपको घड़ी चाहिए तो घड़ियों की एक मार्केट है, आपको सिरामिक्स का कुछ सामान चाहिए, सिरामिक्स, गारमेंट्स, इसी तरह वहाँ पर मेडिसिन की एक मार्केट है। अच्छा। अब यकीन जाने, मैं हैरान रह गया उस मार्केट को देख के, क्योंकि हम रिपोर्टर है, हमें तो आदत है। जब मुझे ये चीज़ पता चली कि जी यहाँ पर ना वो मेडिसिन की एक मार्केट है जनाब, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी वो क्या करते हैं मेडिसिन, मैंने कहा शायद कोई स्टीरॉयड वगैरह होंगे एक्सरसाइज के लिए, जिम वगैरह के लिए। उन्होंने कहा इमरान साहब, यहाँ पर जो मेडिसिन आपको 3000 रुपये की डब्बी मिलती है, यहाँ पर आपको 300 रुपये की सेम सॉल्ट की मेडिसिन मिलेगी, लेकिन वो होगा क्या, वो जाली होगी। मैं अच्छा चला गया, मैं गया, उसने पहले मुझसे पूछा कि जो साथ बंदा मेरे गया, उसने जाके खैर एतमाद हो गया उसको कि जी ये ठीक है, ये इन्होंने ख़रीदनी होगी। मैंने बताया, मैंने कहा जी ये क्या सीन है, कहता जी ये डिब्बी हैं। उसने मेरे सामने 2-3 डिब्बियाँ रखती हैं। आप यकीन जाने, मैं परेशान हो गया। एक तो ओरिजिनल थी, एक उसने मुझे वो दिखाई जो बिल्कुल ही फेक थी। अच्छा। एक उसने मुझे वो डिब्बी दिखाई जिसमें उसने कहा कि जी अगर इसमें 30 टैबलेट्स हैं, 30 में से सिर्फ 10 जो हैं वो ओरिजिनल है, बाकी 20 जो हैं चूना है, वो चूना है, मिक्स किया हुआ है। मैं हैरान रह गया इस किस्म की, और वो मार्केट है, मौजूद है। हैरानगी वाली बात है कि ये चीज अगर हमें पता है तो इदारों को नहीं पता, तो वहां से क्यों नहीं वहां पर रेड करते, क्यों नहीं उनको जी बिल्कुल, अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैं समनाबाद में और इकबाल टाउन में ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो मैंने खुद देखे हैं कि हमें वहां पर लोगों ने खुद बताया कि जी ये मेडिकल स्टोर, मैंने कहा यार ये सिर्फ दिन में 3-4 घंटे खुलता है, ये क्यों नहीं खोलता। कहता जी ये ज़्यादातर शालमी होता है, वहाँ से मेडिसिन लाता है, अपने भी यहाँ बेचता है और बाकी जगहों पे भी बेचता है। मुझे यकीन हो गया, मैंने कहा ये वही मार्केट है जहाँ मैं गया था। और लिटरली मतलब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस हमारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बेचारी तो केसेस करती रहती हैं इनके खिलाफ, लेकिन ये धंधा क्योंकि गंदा है इसलिए ये बंद ही नहीं हो रहा। नहीं, ये तो जी बहुत अफसोसनाक है। आप दवा लेने जाए दर्द की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना अपनी जिम्मेदारी भी लोगों को समझनी है। अच्छी जगह से मेडिसिन लें ताकि आप बजाय किसी अपनी बीमारी का इलाज करते करते दूर नया वाली बात कि जो गली मोहल्ले में मेडिकल स्टोर है ना, वो ज्यादा इंसानी जानों से खेलते हैं। अब ये जो खबर आप पढ़ रही हैं, इनमें जो एरियाज मेंशन किए गए हैं, ये नश्तर का इलाका किया गया है, इसी तरह शालीमार का इलाका है, इसी तरह इकबाल टाउन है, समनाबाद भी मेंशन है, वागा है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे मतलब गली मोहल्लों में ये खुले और क्वैक्स भी बैठे हुए हैं ना। देखें, यही मेडिकल स्टोर वाले क्वैकरी भी चला रहे हैं, लोगों को इंजेक्शंस दे रहे हैं, खुद ही दवाइयाँ सजेस्ट कर रहे हैं। और इमरान की बात ठीक है, शालमी से वो बल्क में दवाइयाँ लाते हैं, इतने इतने बड़े डब्बे और इतनी इतनी डब्बियों के अंदर वो मुख्तलिफ दवाइयाँ, और टोटल वो चूना होता है। ऑनेस्टली वो सिर्फ एक फैक्टर होता है ना कि जी हम दवाई ले आए हैं तो हम ठीक हो जाएंगे।
अगर आप अपने ऑटो इम्यून सिस्टम को देखें तो ऑटोमेटिकली आप 2 से 3-4 दिन के अंदर बेहतर होना शुरू हो जाते हैं अगर आपको बुखार, नज़ला, जुकाम या कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। क्रॉनिक इन्फेक्शन में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप एंटीबायोटिक की तरफ जाएं, वरना क्रॉनिक इन्फेक्शन के बाद ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत सारे मसाइल हैं, ये तो देखें, अब आपको सांस की प्रॉब्लम है, आपको जिसको दमा है या जिसको कोई इश्यूज हैं, वो तो ऑटोमेटिकली स्मोक की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। वायरल चीज़ एक हो रही है वो लाहौर में, क्योंकि अब आपकी फ़िज़ा साफ़ नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन फ़िज़ा में होती है तो वो मुअल्लक हो जाती है, वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से स्प्रेड हो जाती है। ये कॉमन फेनोमेना है, इसको कोई समझता नहीं। अगर हम मास्क पहनेंगे तो हम इस सीजन की आधी बीमारियों से वैसे निकल जाएंगे। ये तो कंफर्म बात है। तो ये अब हमारे ऊपर है। और अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको परहेज करना चाहिए, डॉक्टर से सजेस्ट करके लाइट मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं बीमार हूं, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, तो शाम को देखूंगे इमरान जो है ना वो कहीं पे बैठा किसी ढाबे पे खाना खा रहा है या हम दोस्तों के साथ कहीं एंजॉय कर रहे हैं। हमारा तो ये कॉमन है, दफ्तर से छुट्टी ले लो, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जाना। जी, अब ये मौसम लेकिन शाम को रहेगा, ऐसे ही साथ साथ कुछ ना कुछ चलते रहना है। तो वाकई ये जितनी दवाइयां खाने की अपने आप को आदत डालेंगे, आप लाइट मेडिसिन लें, थोड़ी सी एहतियात करें, 3-4 दिन बाद खुद ब खुद ये सिचुएशन ठीक हो जाती है। अच्छा जी, PHA से खबर है बोकस हाजिरियां डायरेक्टर को जो है OSD बना दिया गया। बोकस हाजिरियां यानी लोग नहीं थे, हाजिरियां लग रही थी। ये कल की बहुत बड़ी खबर थी कि DG PHA बहुत मेरिट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल एक जगह पे चेक लगाया हुआ था, एक जोन के अंदर, 7 जोन है PHA के, एक जोन के अंदर सिर्फ उन्होंने देखा तो 120 ऐसे मुलाजमीन थे जिनका वजूद ही नहीं था। नहीं थे, नहीं, सिरे से नहीं थे। अच्छा ही नहीं, लेकिन तनख्वाहें जा रही थी। ये वही खबर है जिसका रोना आप रोती हैं। जी PHA कर क्या रहा है, गरीब मोहल्लों में पार्स की हालत अबतर है। तो ये सूरत हाल है, तनख्वाहें जा रही थी, सब कुछ हुआ। चले हमारे सामने ऑर्डर 120 बंदा है, 120 बंदा हमारे सामने ऑर्डर शेयर हुआ। तो हमारी आदत है कि हम ऑर्डर के पीछे ही खबर होती है, असल में ऑर्डर पे नहीं होता। ऑर्डर पे तो है ना कि मुझे OST बना दिया, किसी को OST बना दिया। ऑर्डर के पीछे जब मैं अपने ज़राइयों से मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि भाईजान यहाँ पे कोई 120 के करीब ऐसे मुलाजमीन पकड़े गए हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, या एग्जिस्ट कर रहे थे तो घरों में थे, ड्यूटियों पे नहीं थे। अच्छा। लेकिन उनकी तनख्वाहें बाकायदगी से जा रही थी। अब मिनिमम वेज अब 40,000 लगाएं और अब ज़रूरत दें 120 से, तो आपको पता लग जाएगा मंथली कितना ड्रेन हो रहा था। और ये एक जोन की हालत है। अब इस पर जब उनको इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक की तरफ लेके जाया जाता है तो मुख्तलिफ हीले बहाने किए जाते हैं, मुख्तलिफ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ इन गरीब मालियों को ढाल बना के आगे कर देते हैं, पीछे तो उनके ये मफाद होते हैं। और इस हद तक पिलफरेज हो रही है, इस हद तक कि आपको फिर माली कहाँ नजर आएंगे। माली तो वो चंद 100 ही नजर आएंगे पूरे शहर में। मैंने पहले भी एक डाटा निकाल के दिया था कि शायद 9-10 किलोमीटर पे एक माली है। अब जब 9-10 किलोमीटर के इतने बड़े वाये पे एक माली होगा, वो किस तरह मेंटेन करेगा? ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं। आपके तो हर 500 मीटर पे एक माली होना चाहिए ताकि वो उसको मेंटेन करे। उस वाये को, उसके अंदर ग्रीन बेल्ट आती है, जो भी आती है, कोई ग्रीन बेल्ट में हमें आज तक इस तरह नजर नहीं आता। नजर नहीं काम करता। तो भाई PHA के अंदर अलमिया ये है कि मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो गोस्ट हैं, वर्क चार्ज। मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो ड्यूटियों पे आते ज़रूर हैं, लेकिन आके थोड़ा सा काम करके निकल जाते हैं। और बाकी जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ये अलमिया। कल फिर यही हुआ है कि अब जब डी साहब के नोटिस में आई हैं बातें, तो उन्होंने विदाउट एनी रीज़न उसको फ़ौरन OST किया बंदे को, और वो बड़ा तगड़ा अफसर है। अच्छा। उसके बाद पीछे बड़ी भारी सिफारिशें हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने ब्रेक में इमरान को 2-4 लोग बताए हैं, तो इसने भी कहा कि रहने दिया, नाम ही ना ली। तो तगड़े लोगों पे हाथ डालना भी मैं समझता हूँ कि इंसाफ का एक तकाजा है और होना चाहिए। और किसी अफसर को तो मिसाल ये सीट पे बैठ के देनी चाहिए ना कि भाई एक दफ़ा हाथ डालें, फिर कल को क्या हो क्या ना हो वो और बात है। लेकिन हमने इस गवर्नमेंट में देखा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गवर्नमेंट में अगर एक बंदा रडार पे आ जाता है तो वो फिक्स जरूर होता है एक दफ़ा। ये चले, उनको एक अप्रिसिएशन देनी चाहिए। सीएम साहिबा इस चीज़ को लेकर बड़ी, ये नहीं होता बुज़दार साहब की तरह कि आज इमरान आया तो कल मैं चला गया हूँ, परसों तीसरा आ गया, चौथा आ गया, एक ही दिन में 4 बंदों के ऑर्डर हो गए। जो तगड़ा आया अगले ऑर्डर करा के चला गया। तो ये चीज़ अच्छी है और ये एहतसाब का अमल इदारों में होना चाहिए। सही इमरान। अच्छा जी, मैं दुर्र नायाब से ब्रेक में यही बात कर रहा था। मैंने कहा दुर्र नायाब, कल मैंने आपकी खबर देखी और कल ये मेरे ख्याल के मुताबिक लाहौर शहर की सबसे बड़ी खबर थी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि यार हमें PHA नज़र नहीं आता। PHA नज़र हमें वहाँ आएगा जहाँ अशराफिया का ध्यान PHA की तरफ होगा, या आपका सिर्फ रेस कोर्स, जलानी पार्क वगैरह, ये जो कुछ पार्क है जो सरकार के सामने रहते हैं उनकी हालत बिल्कुल फिट होती है। और उसके बाद आप बाकी शहर को देखें तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब उसकी वजह क्या थी?
उसकी वजह यही थी कि ये जो अब्दुर नयाब साहब ने ये खबर दी है, जो कि इन्होंने बताया कि जी एक नोटिफिकेशन के पीछे मैंने जब हाथ देखे तो उसके पीछे क्या थे। अब आप यकीन जाने ये एक जोन की बात हो रही है, हम यही बात कर रहे थे कि एक जोन में अगर 120 बोकस बंदा है तो 7 जोन टोटल है। अब आप एक छोटे रफली आइडिया लगाएं कि महीने का एक जोन जो है वो तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए का नुकसान, ये हम कम से कम तनख्वाह लगा रहे हैं जो सरकारी वेजिज हैं उसके मुताबिक हम कर रहे हैं, और इसमें में भी ज्यादा भी लोग हो, आप 50 लाख भी लगाएं तो 7 जोन है, मतलब आप करोड़ों रुपए का नुकसान जो है महकमे को हो रहा है, सरकार को हो रहा है, अवाम के फंड जो है वो खाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमत को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और इस चीज़ की प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये पहला वाकया नहीं है, ये हर हुकूमती दौर में, मैं और दुर्रे ने आप ये डिस्कस कर रहे थे, हर हुकूमती दौर में ये चीजें होती रही हैं जिसके हम चश्मदीद गवाह हैं। और ये लेकिन जब सरकार ही नहीं कुछ कर रही तो फिर हाँ, हर सरकारी महकमे में इस तरह होता है। यही वजह है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको नाकाम बनाया जाता है, नाकारा किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये 2 नंबरियां जो हैं ये पकड़ी नहीं। फिर तो क्वेश्चन मार्क ये भी है ना दुर्रे नायाब, जो लोग हाजिर भी हैं वो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं, आए जब आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है मॉनिटरिंग का, कोई अटेंडेंस का सिस्टम ही नहीं है, कोई आया है रजिस्टर में भी हाजिरी लगाई, पूरा दिन कहाँ गायब है, फिर ये भी रिवायत होगी वहाँ पर। तौर पर सरकारी महकमों को तो हमारे दफ्तर को आउटसोर्स कर देना चाहिए अपना अटेंडेंस सिस्टम के 8 घंटे क्या आप भाग के दिखाएं कहीं पे, उसके साथ मॉनिटरिंग भी, उसके साथ लाइव लोकेशन, आप कहीं लेफ्ट राइट हो के दिखाएं। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर एक प्राइवेट इदारा इस चीज़ की जिम्मेदारी समझता है कि हमारा ये पैसा है, इदारे का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और हमें उसको अच्छे तरीके से खर्च करना है और हर बंदे को कंट्रीब्यूट अपना पूरा करना है, चाहे वो एंकर है, चाहे रिपोर्टर है, चाहे कैमरामैन है, चाहे टी बॉय है, तो ये सरकारी इदारे क्यों नहीं मुखलस होते? ये इसलिए मुखलस नहीं होते कि ये उसके अंदर पिल फ्रिज करने के, 2 नंबरियाँ करने के, बेनिफिट लेने के लिए खुद शामिल होते हैं, खुद ये उसके अंदर फ़ायदे उठा रहे होते हैं, तो वो कैसे मुखलस होंगे? अब मसला ये है कि ये तो एक PHA की बात है, यही हालत उठाएंगे आप वासा की उठा लेंगे, यही LDA की उठाएंगे, आप मेरे जितने महकमे कर लें, हर जगह मैं किसी की आपको गारंटी नहीं दे सकता। तालीम में ऐसे है, महकमा हेल्थ में किसी महकमे की गारंटी आपको नहीं दी जा सकती कि वहाँ पे 100% अटेंडेंस के साथ लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। आपने पिछले दिन LDA का देखा, अब एक नई बात पता लगी है कि वो LDA वाले आते हैं सुबह टाइम से, ट्राउजर में, टी-शर्ट में भागम भाग आए, अटेंडेंस लगाई, फिर जिस दिन जो घर चला गया ना, ये रिवायत है। देखिए मैं तो उनकी हैरान हो गई इन बातों पे, और बड़े बड़े अफसर ही हरकतें कर रहे हैं कि जी वो घर के कपड़ों में आते हैं, अटेंडेंस आना उन्होंने कोई 12 बजे है, वो आप उनको नहीं 9 बजे ला सकते दफ्तर। चलें जी, अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं शहर भर में, जहां पर हम देख रहे हैं कि स्मॉग तदारुक के लिए काम किया जा रहा है। वहीं पर हमने रूडा के हवाले से बात करनी है। नया शहर जो आबाद किया जा रहा है, वहाँ पर फ़िज़ा को साफ रखने के लिए कम से कम ये जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए उस नए शहर में क्या तैयारियां की जा रही, वो हम दुर्रे नायाब से जानेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम हमेशा बात करते हैं नया शहर आबाद करने की ज़रूरत है। अब जो ये नया शहर आबाद किया जा रहा है, आपके सामने यहाँ ट्रैफिक के मसाइल हैं, यहाँ पर जो मसाइल हैं, एक सुनहरी मौका है इस नए शहर के लिए कि इन तमाम मसाइल को देखते हुए, वो कहते हैं ना, हम सीखते हुए कुछ अच्छा करें। तो ये स्मॉग के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल आपने ठीक बात की कि हमारे पास ये शायद पहला और आखिरी मौका होगा कि हम कुछ सूखते हुए परफॉर्म कर दें। हमने इतने सालों में लाहौर के मसाइल से जो सीखा है, हम कम से कम नए शहर के अंदर ना होने दें। और हमने ये सीखा है कि हिप हैज़र्ड आबादकारी, हिप हैज़र्ड ट्रैफिक और ट्रैफिक कंजेशन, मैं समझता हूँ ये 3 बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं जो स्मोक के ऊपर आपके काबू पाने में मदद देते हैं, अगर आप ये ना होने दें तो। अब रूडा के अंदर प्लानिंग बहुत बेहतरीन है, रूडा के अंदर रेजिडेंशियल कम कमर्शियल इंडस्ट्रियल तमाम जोन्स अलग-अलग हैं। ठीक है जी, ये नहीं है कि मैं घर से निकलूँ तो मेरे साथ एक सनत खुली है और उसकी चिमनी से काला धुआं आ रहा है और साथ ही 2 घर हैं, तो बिल्कुल बात ठीक। वो उन्होंने तो प्लानिंग तो चले बहुत बेहतर की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये थी कि आपकी शजरकारी, आपके पास जगह है, आपको डेंस फॉरेस्ट्री, जंगलात शजरकारी की तरफ जाना है। और अब तो जापानीज टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है, जो मेवाकी टेक्नोलॉजी है, कि छोटे से एरिया के अंदर आप डेंस पॉपुलेशन के अंदर आप शजरकारी करते हैं और आपको दिनों में उसका फ़ायदा मिलता है। अच्छा, वो भी आप कर रहे हैं, आप मिलियंस ऑफ ट्रीज जो है वो लगा रहे हैं, आप रूडा के अंदर 3-4 तो मसनूई जंगल बना रहे हैं।
कि अगर आपको ओवरकम करना पड़ जाए आसपास की ये फ़िज़ाई आलूगी को, तो आपके पास एक मैसिव प्लांटेशन हो। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रूडा CBD दोनों अडॉप्ट कर रहा है, जिस पे मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ, कि वो एक ऐसा डाटा सेंटर बना रहे हैं नवाज शरीफ IT सिटी के अंदर भी और रूडा के अंदर भी, जो सिर्फ इसको जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको ना सिर्फ मॉनिटर करेगा, डाटा उसकी इंस्पेक्शन करेगा, बल्कि उसके कंट्रोल करने के लिए तमाम वो टेक्नोलॉजी सजेस्ट करके इम्प्लीमेंट करवाएगा जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है। इससे पहले यहाँ पे नहीं आई है? इससे पहले नहीं है। अच्छा। ये पंजाब का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा फॉर इन्वायरमेंटल यूजेज के लिए। ग्रेट। और उसके लिए उन्होंने जगह तो मुख्तस कर दी हैं, अब वो उसको इक्विप्ड करने के मामलात और तरीके से आपने देखा है ना कि अभी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनको कुछ मुश्किलात आ रही हैं। ऐसे ही है? उनको जगह जगह वैन्स खड़ी करके वो डाटा लेना पड़ रहा है, जगह जगह वैन्स खड़ी करके उनको स्मोक का पूरा एनालिसिस करना पड़ रहा है, फिर उनको स्मोक गन्स को पूरा शहर में भगाना पड़ रहा है, स्टार्ट करना पड़ रहा है। अब मैं अगर ये देखूं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ़ायदेमंद कौन सी है और आपका कम खर्च बाला नशीन वाला जो मुहावरा है वो किस पे फिट होता है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। हम क्लाउड सीडिंग और बार बार जो रेंट है वो महंगा तरीन है, वो नहीं कर सकते। और फिर अगर उसका एडवर्स इम्पैक्ट आ जाए तो यहाँ तो गोडे गोडे पानी खड़ा होगा, जो दुबई और बाकी मुल्कों में हुआ। तो हमें वो चीज़ों पे जाना पड़ेगा जिस तरह चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ ने सीखा, ऑस्ट्रेलिया ने सीखा। मैं अपने हमसाये की बात तो नहीं करूंगा, वो तो सारा अपना तोहफा हमारी तरफ फेंकी जा रही है कि ये जाने इनका काम जाने, और देश के कहते हैं तोहफा कबूल करो, और तोहफा कबूल करो। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। रूडा उस पर जा रहा है, और अगर रूडा उस पर कामयाब हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि स्मोक को रोकने से कबल वो उसके मुहर्रकात तक पहुंचेंगे और उसको जड़ से काटे में। ये ज़रूरत है जी, ये ज़रूरत है। इमरान यूनुस, मैं अभी कल ही पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने उन्हें कहा कि PhD जो है ना वो करनी है, स्टार्ट करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका जो रिसर्च एरिया ना, जो मैं रिसर्च करूँगा, उन्होंने कहा किस पे करोगे? मैंने कहा जी मैं स्मोक जो है ना उस पर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि PhD जो है वो तकरीबन 3 से 5 साल की होती है। अब तो HEC ने कह दिया कि 5 साल से ऊपर नहीं जानी PhD ना, आपको 3 से 5 साल के दौरान PhD करनी पड़ेगी, तो तब तक तो शायद स्मोक हल हो जाए। मैं कहा बेफिक्र रहें, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, जैसे हमारे इदारे हैं, ये कहीं कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। अब ये बात मैंने क्यों की कि मुझे बड़ी अच्छी बात लगी दुर्नायाब की कि रोडा जो है वो एक डाटा कलेक्शन सेंटर जो है वो बना रहा है, तो पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा होगा। देखिए डाटा एनालिसिस क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है हम उससे कैसे निकल सकते हैं, ठीक है, हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके मसाइल से जान कैसे छुड़ा सकते हैं। लेकिन माजरत के साथ हमारे बाकी इदारे, रूडा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे जो बाकी इदारे हैं, देखिए नया शहर रूडा बना रहा है, उसमें स्मोक जो है वो स्मोक का मसला वहाँ के मकीनों को ना हो, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि बाकी भी शहर, सूबे और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन हमारे इदारे, अब स्मोक का मसला जो है वो कई सालों से, अब तो हम आदी हो गए हैं ना, हमें पता है कि हमने निकलना है, मास्क पहन के निकलना है, गर्म पानी, नीम गर्म पानी यूज़ करना है, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन हमारे बाकी जो सरकारी इदारे हैं उनको ये चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। वो इस चीज़ पे ना रहें कि स्मोक आ गया, हमने क्या डाटा इकट्ठा करना है, कितने बीमार हुए, कितने से कितने बजे गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पे निकल रही हैं, बस ये डाटा दे दिया। ओ भाई नहीं, इसके तदारुक के लिए मुनासिब आपको जो है वो डाटा कलेक्शन सेंटर बना के इकदाम करने चाहिए, वो नहीं हो रहे, वो नहीं करने तो रूडा से सीख लो यार। ऐसे ही है, ये बर वक्त इकदाम किए जा रहे हैं ना, नया शहर आबाद हो रहा है, साथ साथ आप स्टडी भी कर रहे हैं, साथ साथ आप एनालिसिस के लिए अपने डाटा सेंटर भी बना रहे हैं। तो ये फिर हमें नजर आ रहा है कि जब ये शहर आबाद हो जाएगा कम से कम ये वाले मसाइल वहाँ पे नहीं होंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ब्रेक होगी, फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको मिलवाने वाले हैं आज के मेहमान से, जिसने कैद के अंधेरों में हुनर भी सीखा, ना सिर्फ हुनर सीखा बल्कि एक सफ़र का आगाज़ किया और 52 सॉफ्टवेयर सीखे, इसके साथ साथ जिमनास्टिक, खत्ताती, पेंटिंग, जेल में कैद में रहते हुए ये तमाम चीज़ें सीखी और अब एक कैदी से उस्ताद तक का सफ़र जो है उन्होंने तय कर लिया है। तो उनकी कहानी, उनकी ज़बानी हम जान लेते हैं। मोहम्मद सलीम ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी ये कामयाब सफ़र की तरफ तो आएंगे, लेकिन वजह क्या बनी जेल जाने की? वजह मर्डर हुआ था। अच्छा, आपने किया? जी। क्यों? बस वो
उसने हमारे गांव के 2 बंदे मारे थे, जगीरदारी निज़ाम है जिस एरिया का मैं हूँ। तो उसके बाद गांव वालों को सबको जलील तंग करना और कोई वजह ना नहीं थी, और वो जेल से बाहर आ गया था। आपकी अपनी कोई दुश्मनी नहीं थी? नहीं। तो आपने फिर क्यों इतना इंतहाई इकदाम उठा लिया? बस वो गांव वालों को मारता जलील करता था, और मैं सही को तो मेरी बचपन से सोच ऐसी थी कि बुज़दिल और ये जो होता है ना मजलूम, दोनों एक ही होते हैं, शक्लें एक ही होती। तो बस यानी आपने गांव वालों की खातिर ये इंतहाई इकदाम उठाया, किसी ने साथ नहीं दिया फिर आपका? साथ सारे खुश हुए, उन्होंने मिठाई बांटी के बला से जान छूट गई। हैं ऐसे लोग भी कि उनके खिलाफ कोई गवाही तक नहीं देता आज भी इस माशरे में। ये तो मेहरबानी CCD की, वरना उनके। तो फिर दुश्मनी रही, फिर लोग तंग करना शुरू हो गए? नहीं, फिर तंग किया किसी ने करना। 15-16 साल एज थी, और मैं फिर चला गया बच्चों की जेल, बुरस्तल जेल फैसलाबाद। शादीशुदा हैं आप? नहीं, अभी करूंगा। ठीक। तो किस एज में जेल गए? 16 साल की उम्र में मैं जेल गया। 16 साल। कितनी देर जेल काटी? जेल मैंने 12.5 साल अंदर, फिर अंदर मैंने 2 साल में डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें मौजूदा जो IG पंजाब अभी दोबारा फिर लगे हैं, ये दूसरा क्या नाम है, फारूक नज़ीर साहब, जेल का नजात के, ये पहले भी लग चुके हैं। हाँ IG पंजाब, फारूक नज़ीर, तो ये भी आए थे। होम सेक्रेटरी पंजाब मेजर आजम सुलेमान साहब भी आए थे। इन्होंने कहा इसको अंदर जाया नहीं होना चाहिए। अच्छा। इतनी ज्यादा स्किल, जिम्नास्टिक से कंगफू तक, फिर खताती से मुसवरी तक। नहीं तो क्या जेल में ऐसा माहौल होता है कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं? कौन फैसिलिटेट करता है? सिस्टर, ये जेल बारे कुछ गलतफहमियां जो फैलाई जाती हैं ना, मतलब कि कोई सियासी बंदा ये कोई बंद हो जाए तो कहते हैं कि जी वो हमें टॉर्चर किया गया, वो ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर अगर मुल्क का वज़ीर आज़म भी कहे तो जेल का जो होता है ना सुपरिटेंडेंट साहब, वो खुद मालिक होता है। कैसे स्टार्ट किया आप? शुरू में जब जेल गए तो क्या एक्सपीरियंस था? अंदर जब मैं गया हूँ कैदी तो एक कैदी होता है, और फिर जब आप कत्ल करके आए हो खौफ भी होता है, लोग आपसे दूर दूर रहते हैं। नहीं, अंदर जब मैं गया तो एक जापान की NGO थी। अच्छा। 7 करोड़ रुपए 2002 में बहुत ज्यादा पैसे थे। उन्होंने कैदी बच्चों को सुधारने के लिए 5 साल का उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें 52 सॉफ्टवेयर थे, जिनमें एडोबी की पूरी पाइपलाइन, ऑटोडेस्क की पूरी पाइपलाइन और नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर जो भी पाकिस्तान में शुरू ही नहीं हुए। मैंने अपना एक स्कूल लॉन्च किया ना, किंग VFX स्कूल, तो वहाँ मैं सिखा रही ये चीज़ें, तो उन्होंने हमें सिखाने शुरू किए। और जो उस वक्त के DIG थी, उन्होंने आके कहा था कि सॉरी IG पंजाब, उन्होंने कहा था कि बेटा इतनी सैलरी मेरी नहीं है जितनी आपके एक इंस्ट्रक्टर की है। अच्छा। 1 लाख से ऊपर। अच्छा। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये वक्त नहीं मिलेगा। आज भी जैसे बच्चे टिकटॉक पर लगे रहते हैं, वहाँ उन्होंने वो लूडो खेलनी, ऐसे करना, वरना मैं कोई स्पेशल बच्चा तो नहीं था, लेकिन मेरी तस्वीर देखे मैं पिक्चरें साथ लाया हूँ। इतना किसी वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल ना मिला है, ना मिलेगा जेल में। अलग सेपरेट रूम, कंप्यूटर, हर चीज़। जी अच्छा। हाँ, मैंने सारा डेटा, क्योंकि आप पढ़ना चाहते थे? नहीं, वहाँ मैंने सारे टोटल 52 के 52 जो 5 साल उन्होंने 7 करोड़ रुपए लगाए थे ना, ये IG पंजाब साहब ने भी कहा था कि लगता है वो 7 करोड़ तेरे लिए लग गया। मैंने अच्छा। हाँ, कि तू तो इतना आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपको अलहदा कमरा दे दिया गया, सिस्टम दे दिया गया? जब बच्चों की जेल से मैं सीख के बड़ी जेल आया ना, फैसलाबाद जेल, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हरासा करते हैं छोटे बच्चों को, तो इसलिए उन्हें जब वो 20-21 साल के हो जाए तो उन्हें बड़ी जेल भेज दिया जाता है। ठीक है। जब भी मैं वहाँ आया तो वहाँ मेरी जब इन्होंने डिप्लोमे इतने देखे और चीज़ें देखी, तो इन्होंने मुझे अलहदा जो है ना कुछ मखसूस काम मुझे सौंपे गए। कि डेटाबेस मुझे वैसे इंटर करना पड़ता था, और मुझे इस चीज़ से लगाव भी था। और ये सवाल अंदर पूछा भी जाता था कि हमारे बच्चे मास्टर कर जाते, क्यों नहीं करते? तो वाज़े आजकल भी मैं सोशल मीडिया पर तकरीबन 150 से ज़्यादा चैनल पर आ चुका हूँ, यूट्यूब पे कब का मैं वायरल हो रहा हूँ। तो मैं ये बताता हूँ कि हम बहुत पीछे हैं। ICS के बच्चे को मैं पढ़ाई भी, एजुकेशन भी साथ साथ की। जी। अब मैं आपके चैनल के तौर से एक बात करना चाहूंगा कि ICS के बच्चे को वर्ल्ड एक्सेल समझाया जा रहा है। मास्टर करके हमारा बच्चा कुछ नहीं। ये स्किल अगर मैं जेल में रहते हुए सीख सकता हूँ और बाहर लोगों को उनकी जिंदगियां बदल रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं, स्किल शामिल क्यों नहीं की जा सकती एजुकेशन में साथ साथ? कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के? मैं तकरीबन कोई 15-16 के लगभग, क्योंकि मैं सिर्फ सिखाता हूँ, लेकिन जो 15-16 लाख जी महीने के कमा लेते हैं जी। ये तो मैं कुछ नहीं। अगले दिन बच्ची आई सोशल मीडिया पे, मेरी स्टूडेंट है, यूनाइट एनिमल 3D उसका चैनल देख के 2 माह के अंदर उसने 35 लाख रुपए निकाले। एनिमेशन में AI से ज़्यादा पैसा है।
ये ऑटोमेशन के पीछे पड़े हैं, नहीं जानकारी। यूट्यूब इतना पैसा नहीं दे रही जितना एनिमेटर को दे रही है। हम वो जो बच्चों का कंटेंट देखा, एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग, उसका पूरा पैक बनाया हुआ है और अपना एक वर्चुअल स्कूल बनाया किंग BFX स्कूल के नाम से। तो वहाँ हम सिखाते हैं, 15 रोज हम कोर्स है और उसमें तजर्बा इतना है कि 35 मिनट में ज़ुबानी कीबोर्ड याद करा देते। अच्छा, हाँ, विदाउट टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग ट्यूटर। ज़बरदस्त चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे ये बताइएगा, बाकी पेंटिंग के, खताती के, जिम्नास्टिक के ये कोर्सेज भी साथ साथ किए? नहीं, वो जब कोरोना के दिन आए थे तब मैं पेंटिंग मैंने आपको भेजी भी हैं, मशहूर भी हैं, सर्च कर सकते हैं कि मैंने वो बनाई, पेंटिंग बना के ये सेल करता था, मैडमें वगैरह लेती थी। तो इसके अलावा खताती। यानी जेल में आप पैसे भी कमा रहे थे? जेल में 30-35 हज़ार में कमाता था, लेकिन बाहर मैं जैसे बाहर आया ना, 8 साल मैंने पेरोल पे कैद काटी, क्योंकि ये जो 25 साल कैद होती 22 साल में ख़त्म होती। तो वो मैंने ना पेरोल पे वो काटी कैद। तो बाहर मैंने फिर ये शुरू किया। 1 साल पहले मेरी कैद ख़त्म हुई और मैं सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। अभी मैं आपके टीवी पे बता नहीं सकता कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत ने रब्ता किया जब मैं वायरल हुआ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये 22 साल गुजारना एक लंबा अरसा है। जी जी। तो किस तरह दिन रात गुजारते थे? सिस्टर, असल में ना तो मैं क्रिमिनल हूँ, ठीक है ना, और मैं कैद था, मेरी सोच तो कैद नहीं थी, सही है ना। तो मुझे था कि मैंने कुछ बनना है। आप आज भी देख लें, हम इल्ज़ाम दूसरों पे धरते हैं। वही जेल है, वही मेरे साथी कैदी जो आज बात झाड़ू मार रहे हैं, अंदर भी झाड़ू मारते थे, इन्होंने टाइम से यहाँ किया। आज भी बच्चे ऐसा करते हैं। मैं आज भी ना मैं किसी शादी में जाता हूँ ना फौजगी में, मेरा सॉफ्टवेयर पर मेरा इधर जोर रहता है इन्हीं चीज़ों पर। फिर 4 बच्चे मैंने आपके लाहौर के ट्रेन किए हैं। फैसलाबाद D ग्राउंड में बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ है, आपको मैंने भेजी वीडियो, और सिर्फ मेरे 4 बच्चे फर्स्ट पोजीशन में आए। ज़बरदस्त, चलें, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या करना चाह रहे हैं आगे फिर आप? मैं बस हुकूमत से दरख्वास्त ही करना चाह रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, मुझे बिठाएं, इसके लिए हफ्ता बंदों के मुकाबले में बिठाएं, ठीक है। देखें कि मैं किस तरह का, मैं इंडस्ट्री लेवल का काम सीख के आया हूँ, और सपोर्ट मिली है तो मुझे फौज से मिली है, बाकी आम लोगों से मिली है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी ना कहीं से मुझे ना कोई सपोर्ट नहीं मिली। आपने ये साबित कर दिखाया कि मेहनत अगर आप करना चाहें तो आप फिर जहां मर्जी हो, कैद के अंधेरों में भी हो, जब आप कुछ करने की विल रखते हैं तो वो आप कर दिखाते हैं। यहाँ तो हम लोगों को देखते हैं बेतहाशा सहूलियात होने के बावजूद जो है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। बट ये कामयाब स्टोरीज आपके साथ इसलिए शेयर की जाती हैं कि अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है तो बस फिर ना तो कैद इस पर आती है, ना कोई हर्डल आती है, आप वो कर गुजरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। 29 है जी आज, और जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जा रहे हैं। यशफा सोनू की सालगिरह है, जुनैरा भट्ट, कैसर नदीम सिद्दीकी, हबीबुर रहमान, फरीद गुज्जर, और इसके बाद जी अलिशबा फ़ारूक की बर्थडे है जी। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपकी कल सालगिरह है तो पिक्चर्स भिजवा के आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट है जी आज के भाव। अच्छा जी, रेट लिस्ट बताने के लिए हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनकी तरफ चलेंगे। अफशान, फलों और सब्जियों की कीमतों के हवाले से बताएं तो आज भी ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट और जो ओपन मार्केट की कीमतें हैं सब्जियों की वो उनमें फ़र्क बरकरार है। चाहे टमाटर की बात कर लीजिए, प्याज की या लहसुन की, तमाम को ये अपनी कीमत के बरक्स बेचा जा रहा है। लेकिन टमाटर की इस वक्त ऊंची रन अभी भी जारी है, जबकि इसकी कीमत कुछ कम हुई है। पहले 400 से 500 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा था, अब 200 से 300 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी दर से इसकी कीमत अभी भी 140 रुपये रखी गई है। प्याज की सरकारी कीमत 120 है, लेकिन ये 150 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसुन देसी की सरकारी कीमत 190 है, लेकिन ये 250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 650 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स बेचा जा रहा है। और आलू की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये 110 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 305 है, लेकिन ये 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर का भी बहुत इस्तेमाल होता है, अब मौसम सरमा आ रहा है। मौसम सरमा का ये सब्ज़ी है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मौसम सरमा में, और इसकी कीमत 350 रुपये किलो है। तीनों की सरकारी कीमत 160 है, लेकिन ये 200, जबकि गाजर देसी की सरकारी कीमत 100 रुपये है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स ही बेचा जा रहा है। और साग की सरकारी कीमत 30 है, लेकिन वो भी 70 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। तो चाहे फल हो सब्जी हो, दोनों ही अपनी कीमत के बरक्स बेचे जा रहे हैं। और चाहे अगर 50 रुपये कीमत है किसी चीज़ की तो उसे 80 रुपये करके बेचा जाता है। तो दुगनी कीमत लाजमी की जाती है, कीमत को उस कीमत पर नहीं बेचा जाता जिस कीमत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी रेट लिस्ट में लिख के भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे साथ रेट लिस्ट शेयर किया। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।